कुछ सीखना चाहते हो तो अपना प्याला खाली करके आओ। तो मेरा बचपन किताबों में बीता। बट ट्रू डेमोक्रेटाइजेशन तभी होता है जब सबको उसी हिसाब की एजुकेशन मिले ही। इंडिया में तो मैं आपको बताऊं, ऑनलाइन एजुकेशन चीपर है ऑफलाइन से। ऑफलाइन यूनिवर्सिटीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो उन्हें लगा कि एक हमें ऐसा इंसान चाहिए जिसको बैंकिंग भी आती हो और जिसको टेक्नोलॉजी भी आती हो। तो उन्हें कोई बंदा नहीं मिला, तो दे आइडेंटिफाइड मी एज अ पीओ। फिल्मों में भी था, जहाँ पे मैंने फिल्मों की गदर जैसी फिल्म की शूटिंग से लेकर के बहुत बड़े बड़े ऑथर्स को देखना, उनसे मिलना, उनसे बातें करना। उसमें अगर आपका 1.5 के ऊपर स्कोर आ रहा है तो यू आर एलिजिबल। कुछ सीखना चाहते हो तो अपना प्याला खाली करो। डॉक्टर नित्य प्रकाश, सीईओ ऑफ क्वालिटी न्यूजीलैंड एजुकेशन। तो डॉक्टर साहब, आप इतनी सारी प्रोफाइल्स डोमेन्स को संभालते हैं। यू आर अ सीईओ, यू आर अ राइटर, यू आर अ पॉलिसी एडवाइजर, एंड दैट टू एट अ वेरी यंग एज। तो आप मुझे बताइए, जब आप और यंग थे, यंग तो आप अभी भी हैं, जब आप और यंग थे, यानी आज से 15-17 साल पहले, तब क्या आपने कभी सोचा था कि आप इस मुकाम तक पहुंच जाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जसमीत, आपने मुझे यहाँ बुलाया फॉर दिस लवली इंटरेक्शन दैट वी आर गोइंग टू हैव टुडे। आई थिंक मेरी जो रूट्स हैं वो लखनऊ जैसे शहर में आती हैं, और लखनऊ जो शहर है वो अपने आप में मल्टी डायमेंशनल है। मैं उस शहर में, जब मेरी अ, बचपन की मैं बात करूँ तो मेरा बचपन किताबों में बीता, फिल्मों में बीता, जहाँ पे मैंने फिल्मों की गदर जैसी फिल्म की शूटिंग से लेकर के बहुत बड़े बड़े ऑथर्स को देखना, उनसे मिलना, उनसे बातें करना, उनसे इंस्पायर होना, और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जिनको देखना। और आपको ये भी पता है कि इंडिया में जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसकी जो सीढ़ी है वो यूपी से होके जाती है, और लखनऊ एक बहुत इम्पॉर्टेंट शहर है। तो इन सब का अगर आप कॉम्बिनेशन देखेंगे तो मुझे लगता है कि हर एक बच्चा लखनऊ का ऑलमोस्ट ऐसा ही है, जहाँ पर पे उसको बहुत सारे मौके मिलते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, हाँ उसे ग्रैब करनी पड़ती हैं, बट उन अपॉर्चुनिटीज़ का बहुत बड़ा जो एक रीज़न है वो शहर भी है। तो शहर से जब मैं आता हूँ तो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ इतनी सारी मिली, चाहे वो आर्ट की हो, कल्चर की हो, एजुकेशन की हो, पॉलिटिक्स की हो, या मूवीज़ की हो। और वही मेरा एक एक करियर का भी ऐसा ही एक उतार चढ़ाव होता गया, और मुझे लगता है कि हर बार कुछ नया सीखना और एक नई प्रॉब्लम को सॉल्व करना मेरे करियर को एक नया डायरेक्शन देता गया। जब मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी कहानी है जो मुझे दुनिया तक लेकर जानी है, तो मैं ऑथर बन गया। जब मुझे लगा कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो एज एन एम्प्लॉय में सॉल्व नहीं कर सकता, बट मुझे खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैं एंटरप्रेन्योर बन गया। और जब मुझे लगा कि एक वोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, जहाँ पर मुझे लोगों की जो सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सामने रखना है एक फोरम के तौर पे, तो शायद मैंने एक कम्युनिटी की इस्टेब्लिशमेंट करी। सो आई थिंक आगे भी अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, बट द जर्नी इज स्टिल कंटिन्यूस ना। डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया आप लखनऊ से हैं और आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज लखनऊ में मिली, पर जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, लखनऊ जो है नवाबों का शहर है, और नवाब तो काम करवाना जानते हैं, करना नहीं। तो आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज वहां पर कैसे मिली? तो नवाब साहब जिनसे काम कराते हैं वो हम लोग हैं। अच्छा। तो यही एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप जब बड़े बड़े लोगों की संगत में रहते हैं, और हमारे यहाँ पे कहावत भी है कि जो बड़े लोग होते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, नाम लेते हैं, चाहे वो बड़े पॉलिटिशियंस हो, एकेडमिशियंस हो, उनकी छत्र छाया में ही जब आप रहते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है, और उनका जो ऑरा होता है दैट स्टार्ट्स रबिंग ऑफ ऑन यू। तो वही चीज़ मेरे साथ रही। मेरे को मौका मिला है कुछ ऐसे लोगों को मिलने का, उनके साथ समय बिताने का, उन्हें जानने का। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न रहा कि मेरी मदर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम करती थी, और मेरे पिताजी भी उसमें थे, उनका देहांत हो गया। उसके बाद माय मदर स्टार्टेड वर्किंग ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स इन एयरपोर्ट अथॉरिटी। और मेरे बचपन में मुझे बहुत मौका मिलता था कि फ़िल्म स्टार्स को करीब से देखने का, क्योंकि वो एयरपोर्ट में आते थे, वो वीआईपी रूम में रुकते थे, और वहाँ पर पे थोड़ा एक्सेस मिलता था कि एयरपोर्ट के जो एम्प्लॉयज़ होते थे उनके बच्चों को जाकर मिलने का। तो उनको देखना, उनको समझना, और फिर उनके बारे में पढ़ना, इंस्पायर होना, वो बहुत काम कर गया। लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा बोलूँगा, मैं सबको बोलता हूँ जसमीत, कि आपके अंदर जब तक इच्छा शक्ति ना हो किसी चीज़ को करने की, आपसे ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करा सकता।
और मेरे साथ ये भगवान का एक मैं बोलूँगा और मेरी माँ का बहुत बड़ा आशीर्वाद भी रहा है कि जितने भी काम मैंने किए हैं मैंने उसमें कहीं न कहीं एक लेवल ऑफ परफेक्शन अचीव किया है। चाहे वो एजुकेशन के डोमेन में हो, चाहे वो एज़ अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉयी हो या राइटर हो, मुझे लगता है कहीं न कहीं और मैं तब से लिख रहा हूँ जब चैट जीपीटी के बारे में लोग जानते भी नहीं थे। और मुझे लगा है कि आगे भी सीखने को बहुत है, बट मेरी जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट योगदान इस चीज़ का है कि मेरी जो सीखने की ललक है, वो हमेशा बढ़ती जाती है। तो जितना मैं पढ़ता हूँ, जितना मैं सीखता हूँ, मुझे और सीखने का मन करता है। आज मैं आप लोगों का सेटअप देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि इट इज़ सो एक्साइटिंग टू सी सम वेरी यंग पीपल, यू ऑल आर डूइंग सम ग्रेट जॉब, तो ये भी सीखने का मन कर रहा है। तो कहीं मैं अपना कंपटीशन तो नहीं खड़ा कर रहा हूँ? चलिए, डॉक्टर साहब अभी आपने बोला कि आप हर चीज़ को परफेक्शन के साथ करने की कोशिश करते हैं। इंसान के सामने 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो हर चीज़ को परफेक्शन के साथ करे और ना करे, या फिर एटलीस्ट करे तो सही। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि करो तो परफेक्शन के साथ करो या एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, करो तो सही? परफेक्शन अचीव करने के लिए कम से कम करना ज़रूरी है। शुरुआत तो करनी पड़ेगी कहीं से। करनी पड़ेगी। पहली बार में किसी को परफेक्शन नहीं मिलेगा। एब्सोल्युटली। और हमने भी आपको सक्सेस तब दिखती है जब आप एक लेवल अचीव कर लेते हैं लाइफ में, लेकिन उस सक्सेस को अचीव करने से पहले आप कितनी बार फेल हुए हैं ये शायद कोई नहीं देखता। लोगों ने शायद मेरी बुक्स देखी हैं जो छप के मार्केट में आए हैं, बट उन्हें ये नहीं पता है कि कितने रिजेक्टेड ड्राफ्ट्स हैं जो शायद मेरी अलमारी में, मेरे कंप्यूटर सिस्टम में, हार्ड ड्राइव में पड़े हैं, जो शायद मुझे डर लगता है कि मैं उनको कभी आप सामने नहीं लेकर के आना चाहता। तो आई थिंक जर्नी यही है, और मुझे लगता है सक्सेस एक नेवर एंडिंग जर्नी है। ये एक ऐसी ट्रेन में आप बैठ चुके हैं जिसके डिफरेंट डेस्टिनेशंस हैं और जो शायद चलती रहेगी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव तक भी। मुझे एक चाणक्य का बहुत फेमस श्लोक है संस्कृत में, जो है संतुष्टा द्विजा नष्टा असंतुष्टा एव पार्थ। इसका मतलब है कि जिस समय एक मनुष्य अपने आप से संतुष्ट हो जाता है, उसे लगता है कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है, उसका जीवन एक मृत के समान हो जाता है। तो ये एक ऐसा ट्रुथ है जो आई थिंक सबको जानना ज़रूरी है कि आपको अगर लग गया कि मैंने अब अचीव कर लिया, कि हाँ एट द एज ऑफ 36-37 आई एम अ CEO ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी, अब हो गया मेरी लाइफ में, मेरा एक गोल था, अचीव कर लिया, नाउ आई शुड रिलैक्स एंड इन अनदर 4 to 5 years आई शुड रिटायर। व्हाट नेक्स्ट? क्या मैं जीना बंद कर दूंगा? नहीं, मुझे लगता है कि तभी ज़िंदगी शायद असलियत में शुरू होगी। तो राइट, आपकी ज़िंदगी को मकसद कई बार उसके बाद मिलना शुरू होता है। तो डॉक्टर साहब अभी आप एक CEO हैं, यंग हैं। आपने कौन सी एज में अपनी पहली जॉब स्टार्ट की थी? तो आई टेल यू जसमीत, मेरा बचपन जो था वो थोड़ा कठिनाइयों भरा था। तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया था जब मैं 2 साल का था। मेरे से बड़ी 5 बहनें हैं, और मेरी मदर को मेरे पिताजी की जगह पे अनुकंपा नियुक्ति, जिसको बोलते हैं कंपैशनेट ग्राउंड्स पे जॉब मिलती है, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी में मिली। तो मेरा बचपन जो था वो बहुत ही डिफ़िकल्टीज से भरा था। इनफैक्ट जिस स्कूल में मैं पढ़ा वहाँ पे भी मैं स्कॉलरशिप पे पढ़ा, तो मुझे स्कॉलरशिप मिली थी। तो बचपन से ही वो स्ट्रगल मैंने हमेशा देखा, और मुझे ये भी पता था कि इन ऑर्डर टू गेट गुड एजुकेशन मुझे शायद अपने आप को भी और अपनी फैमिली को भी किसी हद तक बचपन से ही सपोर्ट करना था। तो मेरा बचपन बाकी बच्चों जैसा नहीं था कि जहाँ पे कार, एक्शन मैन फिगर्स और एनीथिंग लाइक दैट, वो नहीं था। मेरा बचपन ज़्यादातर लाइब्रेरीज़ में, मम्मी के साथ एयरपोर्ट में जा कर के किताबें पढ़ना, मैगज़ीन्स पढ़ना, उन सब में बीता, जिससे मुझे सीखने को बहुत मिला। और मेरी जो पहली जॉब थी वो थी जब मैं स्कूल में था। आई स्टार्टेड टीचिंग ट्यूशन्स टू स्टूडेंट्स, और मैं 1-2 बच्चों को नहीं, मैं 10-15 बच्चों को एक साथ पढ़ाता था। तो वहाँ से आई स्टार्टेड अर्निंग। फिर जब मैं ग्रेजुएशन में आया, स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में, जहाँ से मैंने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया, आई स्टार्टेड टीचिंग कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। वहाँ से मुझे एक फुल फ्लेजेड जॉब मिली, एंड सिंस देन आई नेवर लुक बैक। तब से मैं काम कर रहा हूँ, और आई थिंक अभी मुझे काम करते हुए ऑलमोस्ट 22 साल हो चुके हैं, जो फॉर्मल इनफॉर्मली वर्क करते हुए। डॉक्टर साहब ये जो आपका 22 साल का सफ़र रहा, स्टार्टिंग फ्रॉम अ ट्यूशन टीचर टू CEO ऑफ अ MNC मल्टीनेशनल कंपनी, इस सफ़र को अगर चंद शब्दों में आप किसी स्टूडेंट को या उसके उसके पेरेंट्स को अगर आप समझाना चाहें तो आप क्या कहेंगे उनको? मैं सिर्फ यही चीज़ बोलूँगा, आई थिंक मैं इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है।
और ये एक बुद्धिस्ट मंक की कहानी है। और जो बुद्धिस्ट में जो सबसे बड़े गुरु होते हैं उनको लामा बोलते हैं। तो दलाई लामा के पास में एक शिष्य कन्याकुमारी से चल करके महीनों का सफ़र करके पैदल चल के, उस टाइम पे कोई ज़रिया नहीं होता था, वो चल करके आता है 3-4 महीने का सफ़र करके, और वो बहुत परेशान था। उसका एक प्रश्न था जिसका वो जवाब ढूंढ रहा था, उसे जवाब मिल ही नहीं रहा था। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो बोलता है मुझे लामा से मिलना है, मुझे लामा से मिलना है। अब लामा जो थे वो अपने पगोड़ा में, जो उनका टेम्पल होता है, उसमें बैठे हुए ध्यान में लीन थे, और उनके बगल में एक केटल रखा था और एक कप रखा था जिसमें चाय भरी हुई थी। वो शिष्य भागता हुआ आता है, बोलता है मुझे लामा से मिलना है, मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। तो उनको सब एंटर करने देते हैं। लामा मेडिटेशन में होते हैं, वो शांत से। शिष्य दौड़ कर आता है, उसे खुशी होती है कि मैं लामा से मिल रहा हूँ, और वो बोलता है कि लामा उठिए। तो लामा आँख खोलते हैं। तो शिष्य बोलता है कि लामा, मैं महीनों का सफ़र करके आ रहा हूँ, मैंने दुनिया में बहुत सारी चीज़ें देख ली, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ जीवन क्या है। तो लामा मुस्कुराए। उन्होंने बोला शिष्य से कि मुझे वो केटल ला के दो जिसमें चाय भरी हुई थी। अब उन्होंने भरी हुई केटल लामा के हाथ में दी, तो शिष्य को लगा कि शायद चाय पी के बताएंगे। कप जिसके अंदर ऑलरेडी चाय भरी हुई है, लामा ने उसके ऊपर चाय डालना शुरू कर दिया। अब भरे हुए कप में जब आप चाय डालेंगे क्या होगा? ओवरफ्लो हुआ, और उन्होंने वो पूरी चाय डाली, और शिष्य सामने कहता रहा, लामा ये भरा हुआ है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? उन्होंने पूरा की पूरा केटल खाली कर दिया। जब केटल खाली कर दिया तो सब जगह चाय फैल गई। तो शिष्य बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, बोलता लामा क्या कर रहे हैं आप, मतलब ये क्या किया? तो लामा ने सिंपल, बहुत ही कामली उसको रिप्लाई किया। उसने बोला, कुछ सीखना चाहते हो तो अपना प्याला खाली करके आओ। तो ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा लेसन है जो मैंने सीखा है, जो मुझे समझ में आया है, वो ये है कि लर्निंग का प्रोसेस अनलर्निंग से शुरू होता है। यू नीड टू अनलर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन ऑर्डर टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। आज के टाइम पर पे मुझे लगता है कि हम, जब मेरे पेरेंट्स थे, उन्होंने जब अपनी एजुकेशन करी थी, तो एजुकेशन की डिग्री 30 ईयर्स तक रेलिवेंट होती थी। उसके बाद 90s में वो 20 ईयर्स रेलिवेंट हो गई, 2000s में वो 10-15 ईयर्स रेलिवेंट हो गई। आज के टाइम पर जो डिग्रीज हैं वो शायद 3 साल भी रेलिवेंट नहीं रहेंगी, मुश्किल से रेलिवेंट रहेंगी 3 साल, और शायद हर 6 मंथ्स में स्किल्स अपग्रेड हो रहे हैं। तो अगर आप अनलर्न करना नहीं सीखेंगे आज के टाइम पर पे, बी इट अ स्टूडेंट, बी इट अ पेरेंट, एनीबडी, अ प्रोफेशनल, आपको अनलर्न करना सीखना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं कर पाएंगे तो आप एक ऐसी साइकिल में फंस जाएंगे जहां से शायद आप कभी निकल नहीं पाएंगे, और फिर आप अपने पेरेंट्स को कोसेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन को कोसेंगे, आप सबको कोसेंगे। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपको अगर लाइफ में इवॉल्व होना है, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बेहतर हासिल करना है, तो आपको अनलर्न पढ़ना पड़ेगा। इट्स जस्ट लाइक कि अगर आपका आईफोन 256 GB का है, तो आप 256 GB डेटा ही डाउनलोड कर सकते हो, उसमें रख सकते हो। इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर मोर आपको डिलीट करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन एक्सप्लोर मोर। सो दोज आर माई 2 सेंट्स फॉर द पीपल। तो डॉक्टर साहब, आपकी ये बात तो बहुत लोगों को डरा देगी कि ये उनकी डिग्री अब 3 साल तक ही वैलिड रहेगी। तो डॉक्टर साहब, आप क्योंकि एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत साल आपने काम किया है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी आपने काफ़ी काम किया है, और अभी आप बता रहे हैं कि ये जो डिग्री की वैल्यू है या डिग्री की रेलेवेंस कुछ सालों में ख़त्म हो जाएगी। तो व्हाट डू यू सजेस्ट टू अ स्टूडेंट हु हैज़ जस्ट क्लियर्ड हिज क्लास 12th एंड लुकिंग फॉर एडमिशन और लुकिंग फॉर अ कोर्स इनटू द हायर एजुकेशन? तो उसको कैसे इंश्योर करना पड़ेगा कि उसकी डिग्री की डिमांड, उसकी डिमांड मार्केट में वैलिड रहे लंबे टाइम तक? आई थिंक एक कॉन्सेप्ट है जो कि गवर्नमेंट ने बनाया था, समथिंग कॉल्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। उसका मेन एम था कि स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम बनाना। और मुझे बहुत ही दुख होता है ये बोलते हुए कि आप चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन आज तक यूनिवर्सिटीज़ ही नहीं समझ पाई हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है क्या। उनके लिए ही वो एक नया एक वर्ड है, और जिसको वो डिफाइन हमेशा करते रहते हैं। एक लिस्ट ऑफ वोकेबुलरी है जिसके अंदर की 50-60 टर्म्स हैं, वो उसको यूज़ करते रहते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। उनको बस ये होता है, इफ़ यू कैनॉट कन्विंस और एक्सप्लेन समबडी, यू
बेटर कंफ्यूज दैट पर्सन, यही आता है उनको। ऐसे वर्ड्स बता दो जो उसने ना सुने हो ना सुने हो, ना समझ में आए, और इवेंचुअली बच्चा ये सोचे कि उसको समझ में आ जाए। उसका एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड माइक्रो क्रेडेंशियल्स, जिसमें एक स्कीम आती है कॉल्ड मल्टीपल एंट्री एग्जिट स्कीम। उसके अंदर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में आप अपने क्रेडिट्स अर्न कर सकते हैं। और आई थिंक अब जो सबसे बड़ा जो चीज़ आ रही है वो हो रही है स्किल ओवर डिग्रीज। आने वाले टाइम पर इनफैक्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ही हिस्सा है समथिंग कॉल्ड डिज़ाइन योर ओन डिग्रीज। एक ये आपको मैकेनिज्म देता है कि आप वहाँ पे खुद अपनी डिग्री बना सकते हैं, जिसमें आप जितने क्रेडिट्स अर्न करेंगे उसको कॉम्बिनेशन लेकर के आप डिफाइन कर सकते हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं। मैं आज के समय पर पे एक स्टूडेंट्स को सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बोलूँगा कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होना चाहिए आपके लिए। एआई होना चाहिए एकेडमिया और इंडस्ट्री का इंटरफेस। इनको जब तक आप नहीं समझेंगे, आपकी लाइफ में हर चीज़ इररेलेवेंट रहेगी। आपने मेरे से पूछा कि 12th के बाद बच्चे को क्या करना चाहिए। सबसे पहले बच्चे को ये समझना चाहिए कि उसकी कॉम्पिटेंसीज क्या है। सो कॉम्पिटेंसी जो ये वर्ड है, ये बहुत ही मिसयूज्ड वर्ड है, लोगों को उसका एक्चुअल मीनिंग आज भी नहीं पता है। सो कॉम्पिटेंसी 3 चीज़ों से बना है। एक बना है नॉलेज से, स्किल से और एटीट्यूड से। तो कोई भी पर्टिकुलर डोमेन जिसमें आपको एक लेवल ऑफ नॉलेज हो, उसमें आपको एक स्किल आपने अर्न किया हो इन ऑर्डर टू यूज दैट नॉलेज, और राइट एटीट्यूड है इन ऑर्डर टू डू दैट। और मैंने ये देखा है, इनफैक्ट जब हम हायर करते हैं, आई हायर्ड समबडी एज अ प्रोग्रामिंग हेड इन माई कंपनी, और एक्सट्रीमली नॉलेजेबल, स्किल सेट्स अमेजिंग, बट वो बंदा कभी टाइम पे प्रोजेक्ट डिलीवर ही नहीं करता। तो डू यू थिंक नॉलेज ऑफ स्किल मेरे लिए यूजफुल है? नहीं। उसकी कॉम्पिटेंसी फॉर मी इज जीरो। दैट्स वेयर आई थिंक स्टूडेंट्स हैव टू लुक एट कि उनको वो कॉम्पिटेंसीज डेवलप करनी है, बिल्ड करनी है, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि वो कल की मार्केट में रेलेवेंट रहे। दे नीड टू सी कि उस इंडस्ट्री जिसमें वो जाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल the students who want to get into journalism or mass communication, there'll be a lot of new things जो उसमें आएंगी, जिसको उन्हें आज सीखना पड़ेगा, जो फ्यूचर में आने वाली हैं। बी इट सॉफ्टवेयर, बी इट इन टर्म्स ऑफ हाउ यू डिज़ाइन टू डिलीवर, वो सारी चीज़ों की कॉम्पिटेंसीज आपको डेवलप करनी पड़ती हैं। एंड कॉम्पिटेंसीज आर समथिंग जो लोगों को लगता है कि डेवलप नहीं हो सकती, वो बिल्कुल गलत है। कॉम्पिटेंसीज आप डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे ये है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो मेन थ्योरी है वो है स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, और स्टूडेंट्स को माइक्रो क्रेडेंशियल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उनके कॉम्बिनेशन को देखना चाहिए कि जहाँ पे वो उसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकें। लर्न एज मच एज यू कैन थ्रू डिफरेंट सोर्सेज, वट एवर रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू यू, उनसे आप अर्न करो, उनसे आप लर्न करो, एंड देन ट्राई इम्प्लीमेंटिंग इट। So the concept lies in learn, practice and apply. The more you will learn, the more you will practice, and the application level आपका जितना strong होगा, आप उतना लाइफ में सक्सीड करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने जैसे कहा कि स्टूडेंट क्या चाहता है, बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि स्टूडेंट को खुद को पता ही नहीं होता वो क्या चाहता है, या हम ये कहें उसको अवेयरनेस ही नहीं है कि मार्केट में ऑप्शंस क्या हैं, या इंडस्ट्री में डिमांड किस चीज़ की है। उसका डिसीजन बहुत बार इन्फ्लुएंस हो जाता है उसके दोस्तों से, कई बार ग्लैमर को देख के उसका डिसीजन इन्फ्लुएंस हो जाता है। एज अ एडल्ट 30, 35, 40 साल के बंदे को थोड़ा बहुत समझ में आता है कि वो क्या चाहता है, बट फॉर अ यंग किड, 16 साल 18 साल के बच्चे को नहीं पता होता एक्चुअली कि वो चाहता क्या है। उसके डिसीजन ज़्यादातर इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि एक स्टूडेंट खुद चाहता क्या है, उसकी स्किल सेट क्या है, वो आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? I'll tell you something, this is very common, और इसमें माइस की जो मेथडोलॉजी है, जो बिजनेसमैन जनरली यूज़ करते हैं, वो बच्चों के साथ भी रहती है। कुछ टाइम पे मोटिवेशन मनी होता है या इन्फ्लुएंस होता है, इट कैन बी गर्लफ्रेंड, इट कैन बी योर फ्रेंड्स और एनीवन। तीसरा हो सकता है बी कॉम्पिटिटर्स, कि जो आपके साथ के जो पीयर हैं वो भी कर रहे हैं। एवरीबडी, लाइक हमारे पंजाब में बहुत बड़ा ट्रेंड है कि एवरीबडी इज़ गोइंग टू कैनेडा, तो उनको कनाडा जाना ही जाना है, चाहे वहाँ पे वो ड्राइविंग ही क्यों ना करें, बट दे वांट टू गो टू कनाडा, क्योंकि उनको वो चाहिए कि कनाडा जाना है, कनाडा फॉर देम, एग्जैक्टली। और लास्ट होता है ईगो। उनको ये लगता है यार इफ दे कैन डू इट, व्हाई कांट आई डू इट। सबसे सिंपल मेथोडोलॉजी, एंड आई एम टेलिंग यू दिस, जो हमने खुद देखा है। आप इंटरनेट पे जाइए, देयर इज़ अ टेस्ट कॉल्ड हॉलैंड टेस्ट, HOLLAND, हॉलैंड टेस्ट आता है।
उसका एक PDF डाउनलोड करिए। PDF में 30-40 क्वेश्चन है हॉलैंड टेस्ट के, उसमें एरियाज दे रखे होते हैं जिसके अंदर आपको, और वो जो टेस्ट है वो बिना किसी प्री कंसीव्ड नोशन के, आप उसका एक प्रिंट आउट लीजिए, आराम से 1 घंटा बैठिए, उसके क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको मार्क करना होता है ऑप्शंस, वेदर यू लाइक इट और नॉट, उसके ऑप्शंस को आप भरिए। उसमें 7 to 8 एरियाज दे रखे होते हैं जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन हो, आप उन एरियाज को देखिए। यू विल योरसेल्फ अंडरस्टैंड कि आपका इंक्लिनेशन में स्कोर किस एरिया में ज़्यादा आ रहा है। मे बी यू आर इंक्लाइंड मोर टुवर्ड्स लॉ और जर्नलिज्म, यू आर इंक्लाइंड मोर टुवर्ड्स इंजीनियरिंग और रिसर्च, दैट विल शो यू दैट एरिया। ये एक सिंपल बेसिक है जिसमें आपको 1 रुपये खर्च नहीं करने, आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। दूसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आज के समय पर हो गया है, पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ। उसी तरह करियर काउंसलर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जनरली पेरेंट्स को लगता है कि स्कूल में हम लाखों की फीस दे रहे हैं, वो ठीक है, बट उनको कुछ पैसा, इफ़ यू हैव द मीन्स, स्पेशली अगर आपके पास में पैसे हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो एक करियर काउंसलर के पास आप जा सकते हैं। इनफैक्ट रोटरी फाउंडेशन से जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ पे हम बहुत सारे ऐसे इवेंट्स करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं। एक रोटरैक्ट क्लब्स होता है, उसमें करते हैं, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें आपको एक राइट करियर गाइडेंस मिल जाती है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको समझना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपका लाइफ पूरा उस पर डिपेंड करती है। और अगर आपने उसको गलत तरीके से समझा और गलत डायरेक्शन में लेकर गए तो आप आगे जाकर रिग्रेट करेंगे। मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी, फिर मैंने एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर काम किया, फिर मैंने अपनी मास्टर्स और PhD लिटरेचर में करी। सो अगर कोई मेरे से पूछेगा कि आप क्या करना चाहते हो, तो इट हैज़ ऑलवेज बीन अबाउट द इंटरेस्ट दैट आई हैव दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मुझे जिस भी एरिया में इंटरेस्ट मिला, लगा, मैंने वो किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब ऐसा करेंगे तो सब सक्सेसफुल होंगे। आपको वो मेहनत भी करनी पड़ेगी, आपको इंटर्नशिप्स भी करनी पड़ेगी, आपको वो लगा के मेहनत वहाँ पे समझना पड़ेगा। लेकिन आपको ये समझना है कि जिस भी डोमेन में आप जा रहे हैं उसका रेलेवेंस नेक्स्ट 5 ईयर्स तक कितना है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, आप वो चीज़ें उसमें देखिए। और जब करियर काउंसलर से आप बात करेंगे, अगर करियर काउंसलर से बात नहीं भी हो रहा है, तो आप 2-3 एस्पेक्ट्स पे देखिए। एक तो इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, इंडस्ट्री में ग्रोथ पोटेंशियल, आप जिस शहर में हैं, जिस कंट्री में है, उसमें ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, उस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी होने वाली हैं। अब समबडी हु वांटेड टू डू समथिंग इन टिकटॉक 5 years ago, वंडरफुल, बट द मोमेंट इट वॉज बैंड, क्या करोगे आप? तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी कंट्री उस तरह के डिवीजन, उस तरह की चीज़ों को प्रमोट करेगी आगे कि नहीं, और इफ़ देयर इज अ डिफरेंट कंट्री यू वांट टू मूव एंड देन डू इट, आपको उसके हिसाब से भी देखना पड़ेगा। एंड द काइंड ऑफ वर्क दैट यू वांट टू डू एंड द काइंड ऑफ कंट्री यू वांट टू लिव, आपको वो वहाँ के हिसाब से भी देखना पड़ेगा। समबडी हु वांट्स टू गो टू न्यूजीलैंड टुडे comes to me and asks me, Nitya, what I'm supposed to do? क्या करूँ मैं बोलूँगा maybe agriculture is the best one for you. Dairy can be another option for you. But somebody who says कि मुझे नर्सिंग वगैरह में करने है, I would say no, जॉब्स नहीं है। बट इंडिया में या जापान में अगर वही चीज़ इंसान करना चाहे, नर्सिंग, मैसिव अपॉर्चुनिटीज़, तो वो जगह के हिसाब से वो बदल जाएगा। बट आई थिंक एक क्वालिफाइड करियर काउंसलर की हेल्प लेना ज़रूरी है अगर आपके पास एक्सेस है, वरना गवर्नमेंट की जो फ्री सर्विसेज हैं, हम उनका भी लाभ उठा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने बोला कि आपने बहुत कुछ किया, और जहाँ तक मैं जानता हूँ आपके इस 22 साल के करियर में आपने 16 से 17 जॉब स्विच करी हैं, अलग अलग कंपनीज के साथ काम किया है। तो ये स्विचिंग क्या एक सोचा समझा डिसीजन था, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन था फॉर द सैलरी हाइक, या इट वाज लाइक मुझे मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पे, अब कहीं और चलते हैं? आई थिंक ये कॉम्बिनेशन था, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट व्हेन आई से दिस। मैंने हमेशा जॉब उस जगह पे करी है जहाँ पे मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। जब मुझे लगा कि मैंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, देन आई हैव मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट रोल। एंड इन 99% of the organizations that I worked with, I have always walked out with a promotion. वहाँ पर मैंने एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया, बी इट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी व्हेन आई वाज वर्किंग विद, PUBG के साथ था, जियो में था, और आई वाज वर्किंग विद महिंद्रा एंड महिंद्रा।
उन सब ने मुझे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं एंड आई ओ इट टू ईच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैंने काम किया है। बट आई थिंक सबसे जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था वो था कि जब आपकी लर्निंग ख़त्म हो जाती है एक रोल में, व्हेन देयर इज़ नथिंग न्यू टू डू इन अ रोल, आप आराम की ज़िंदगी बिता सकते हो, बट वो मुझे थोड़ा मज़ा नहीं आता। मुझे चैलेंजिंग रोल्स करना उसमें, बिकॉज दैट कीप्स मी एंगेज्ड, तो वहाँ पर पे मुझे काम करना अच्छा लगता है। मैं आपको अगर अपनी जर्नी बताऊँ तो जब मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग करी थी, देन आई स्टार्टेड माय करियर एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, आई वाज अ बैंक पीओ। फिर उसी बैंक ने मुझे अपनी ट्रेनिंग डिवीजन में भेज दिया, और वो टाइम था जब बैंक वाज गोइंग थ्रू डिजिटल बैंकिंग डोमेन। तो जिस बैंक पे मैं काम करता था उसने टैबलेट बैंकिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें टैबलेट्स के थ्रू 2011 में वो अकाउंट्स खोलते थे। तो उन्हें लगा कि एक हमें ऐसा इंसान चाहिए जिसको बैंकिंग भी आती हो और जिसको टेक्नोलॉजी भी आती हो। तो उन्हें कोई बंदा नहीं मिला, तो दे आइडेंटिफाइड मी एज अ पीओ, और उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। आई बिकेम द ट्रेनिंग हेड ऑफ दैट डिवीजन एंड आई स्टार्टेड ट्रेनिंग द प्रोफेशनल्स फॉर दैट बैंक। मैंने उनके साथ काम किया ऑलमोस्ट 3 ईयर्स। देन आई वर्क विद महिंद्रा एंड महिंद्रा, मैंने उनके साथ भी काम किया। आई वॉज प्रोमोटेड, आई वॉज द यंगेस्ट टू बी प्रोमोटेड। उनके यहाँ पे समथिंग कॉल्ड, जब उनके यहाँ प्रमोशन होता है तो उनके यहाँ पे एक एग्ज़ाम होता है कॉल्ड असेसमेंट सेंटर डेवलपमेंट सेंटर, ACDC बोलते हैं। और वो इतना खतरनाक एग्ज़ाम होता है कि एक दिन पूरा लगता है उसमें। और जब मैं वो पेप टेस्ट दे करके आया था, जिनको भी रेकमेंड किया जाता है प्रमोशन के लिए, उनको रिकमेंडेशन के साथ में वो एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। और जब मैं वो टेस्ट करके आया, आई वाज लाइक यार मुझे तो कुछ नहीं आता है, आई वाज सो बैड। और मुझे लगा मेरा तो नहीं हो रहा है प्रमोशन। आई वॉज डिससेटिस्फाइड, बहुत सैड हो गया था। जब रिजल्ट आया तो आई टॉप्ड इन दैट। मेरा जो रिजल्ट था वो बेटर देन जनरल मैनेजर्स था, और मुझे पता चला कि आउट ऑफ 5 जो टोटल क्यूमुलेटिव स्कोर था, उसमें अगर आपका 1.5 के ऊपर स्कोर आ रहा है तो यू आर एलिजिबल। आई वो शॉक्ड कि इतना खराब स्कोर, और मेरा 3.6 आया था, विच वॉज मोर देन अ जनरल मैनेजर्स स्कोर। मेरा जो बॉस था उसके स्कोर से ज़्यादा था मेरा। सो दैट हेल्प मी, एंड देन आई मूव टू ईस्टर्न बुक कंपनी, जो कि लॉ पब्लिशिंग में वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने लॉयर्स के साथ काम किया है, people like Mr. Ram Jethmalani, Salman Rushdie, and Salman Khurshid, all the top lawyers and authors in India and abroad. उनके हमने इंटरव्यूज, उनके साथ में हमने कोर्सेज क्रिएट किए थे, और मैंने ई लर्निंग मॉड्यूल्स बनाए थे लॉयर्स के लिए दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड इट बिकेम माइटी पॉपुलर। देन आई वर्क विद जियो, रिलायंस जियो। आई वॉज द हेड ऑफ ट्रेनिंग। इनफैक्ट जियो ने एक इनिशिएटिव निकाला था आकाश अंबानी ने, जिसका नाम था NGO 30। तो NGO 30 का फुल फॉर्म था नेक्स्ट जेन ऑपरेशंस। तो उसमें 30 हैंड पिक्ड इंडिविजुअल थे, जो रिलायंस के जो टॉप लीडर्स थे, उन्होंने हैंड पिक किया था। आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, मुझे उसमें चुना गया था। और मैंने फिर वहाँ से किया। फिर देन आई बिकेम एन एंटरप्रेन्योर। मैंने खुद की अकेडमी खोली ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन एंड करियर सर्विसेज की, जो मैंने 1.5 साल तक उसको चलाया। देन आई वर्क विद PUBG, द गेमिंग कंपनी। आई वॉज द लीडरशिप डेवलपमेंट हेड ऑफ दैट, जहाँ पे मैं CXOs और CXO लेवल जो लीडर्स होते थे उनको वहाँ पे ट्रेन किया करता था, कि उनका नेक्स्ट ग्रोथ या लर्निंग कर्व कैसा होना चाहिए। आई वर्क विद देम। देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आई वॉज द यंगेस्ट डायरेक्टर ऑफ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, एंड आई बिकेम द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन। वो मैंने स्टार्ट किया, और उसमें मैंने एडमिशन्स में कुछ रिकॉर्ड बनाए जो शायद आज तक ब्रेक नहीं हुए हैं वहाँ पे। बहुत अच्छे खासे नंबर्स के रिकॉर्ड है, बट टेंथ ऑफ थाउजेंड्स हमने एडमिशन्स किए थे। तो डॉक्टर साहब, एक बड़ा ही डायरेक्ट सा सवाल, जेन जी को आप क्या सजेस्ट करेंगे? शुड दे कीप ऑन स्विचिंग फॉर द ग्रोथ, और शुड दे स्टिक टू अ वन कंपनी? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और शायद मैं एक गलत इंसान हूँ इस चीज़ को आंसर करने के लिए, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। आपको ये पता करना होगा कि आप लाइफ में चाहते क्या है। आपको एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, जहाँ पर पे आपको शायद रोज़ के चैलेंजेस नहीं चाहिए। जैसे मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मुझे पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप की हसल क्या होती है। आपको एम्प्लॉयज़ की सैलरी से लेकर वेंडर पेमेंट्स, एवरी सिंगल थिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। बट उसमें प्रिविलेजेस भी बहुत हैं, उसमें ग्रोथ भी बहुत है, और जब आप लाइफ में बढ़ना चाहते हैं तो शायद बहुत ज़रूरी हो जाता है कि चेंज लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा मिशन रहा था कि
व्हेनेवर आई हैव फिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं एक प्रॉब्लम ढूंढता था, उसे सॉल्व करता था, और जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी देन आई यूज्ड टू स्विच। सेम थिंग अप्लाइज टू अ स्टूडेंट और अ यंग प्रोफेशनल। वो लाइफ में चाहते क्या है? उनको एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, तो शायद उन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टिक करके रहना चाहिए। लेकिन मैं आज के टाइम पर आपको ये भी बता दूं कि आपकी लॉयल्टी आज के टाइम पर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी डेफिनेशन बदल चुकी है। पहले लॉयल्टी ये होता था कि आप कितने साल एक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, बुरे अच्छे टाइम पर। आज लॉयल्टी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एन एंटरप्रेन्योर लाइक मी, वो ये है कि आप कब तक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्चुअली प्रोडक्टिव है। अगर आप प्रोडक्टिव नहीं हैं तो नो मैटर हाउ लॉयल यू आर नॉट गुड फॉर मी। तो हो सकता है कि आप स्विच ना करना चाहते हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन विल मेक यू स्विच। तो ये भी ना हो कि आपको रिप्लेस कर दिया जाए। तो ये देखना पड़ेगा कि आप लाइफ में किस लेवल पे जा रहे हैं। आपको ग्रोथ चाहिए तो आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग विच इज़ वेरी गुड। अगर आपको स्टेबल जॉब चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब्स आर वेरी गुड, एंड देर आर अ लॉट ऑफ जॉब्स इन द इंजीनियरिंग एंड अदर डोमेन्स ऑल्सो दैट यू कैन लुक एट। बट in order to be there in the job and stay relevant, you have to continuously upgrade yourself. अपने आप को, चाहे वो लर्निंग हो चाहे वो अनलर्न करना हो, आपको वो निरंतरता के साथ करना पड़ेगा, तभी एक आप जॉब में टिके रह सकते हैं। इवन फॉर दैट मैटर, मैं अभी एक पोस्ट मास्टर से बात कर रहा था इन द पोस्ट ऑफिस, एंड ही वॉज टेलिंग मी दैट द AI इज़ कमिंग, और उनके यहाँ पे अब नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, एंड देर आर ओल्ड पीपल बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अडेप्ट टू दैट चेंज, तो वो VRS लेने के लिए कह रहे हैं। तो वो अब वो हो रहा है कि जब उन्हें लग रहा है कि वो चेंज नहीं हो सकते तो वो VRS ले रहे हैं। तो आपको अगर लग रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आप ज़्यादा टाइम तक रह सकते हैं विदाउट चेंजिंग योरसेल्फ, वो नहीं हो पाएगा। चेंज इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। आपकी डिग्री, आपकी एजुकेशन, आपकी जॉब अगले 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में चेंज होगी, और उसके साथ शायद आपको भी चेंज होना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, हमारे एक पुराने कलीग थे, वो कहा करते थे कि इफ़ यू कांट चेंज द सिस्टम, चेंज द सिस्टम। मतलब अगर आप सिस्टम को नहीं बदल सकते तो अपना सिस्टम ही बदल लो, दूसरे सिस्टम में चले जाइए। तो चलिए डॉक्टर साहब, आपकी नॉवेल्स की बात करते हैं, आपकी राइटिंग की बात करते हैं। आपकी पहली नॉवल डियर आई हेट यू, एंड जहाँ तक मुझे पता है उसके पीछे कोई एक इमोशनल स्टोरी अटैच थी। तो क्या आप बताना चाहेंगे वो इमोशनल स्टोरी क्या थी? आई थिंक सबकी लाइफ में एक ऐसा पल आता है जो शायद उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल देता है। जब मैं बैंक में PO बना, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा बचपन थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेस के साथ निकला। मैंने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक स्ट्रगल किया, और फिर जब मेरा बैंक में मेरी जॉब लग गई, एक स्टेबल जॉब लगी थी, एवरीबडी थॉट कि अब शायद लाइफ बेटर होगी। मुझे भी लगा अब लाइफ बेटर होगी, और मैं उस टाइम पे बहुत ही यंग था, 20-21 साल का लड़का था, फ्रेश ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, और पहली जॉब एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। और प्रोबेशनरी ऑफिसर अपने आप में उस टाइम पे बहुत अच्छी जॉब मांगी जाती थी। आज भी शायद कुछ लोगों को अच्छी जॉब लगती है। तो मेरा जब उस बैंक में हुआ, मैं वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जब गया, तो मैं यंग था, और जैसा कि हर यंगस्टर के साथ भी नहीं है। उस टाइम पे मैं और यंग था, तो मुझे भी इश्क हुआ, और मेरे बैच की एक लड़की थी, वो मुझे पसंद आई, और उसे भी मैं पसंद आया। तो वन साइडेड वाला नहीं था। तो हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर हमने ये सोचा कि अब जो एक एक कबीर का दोहा है, प्रेम गली अति सांगड़ी या में दो ना समाये। तो जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि इस दोहे का अर्थ लगता था कि प्रेम की गली में कुछ प्रॉब्लम है, पतली गली है, 2 लोग नहीं जा सकते, तो एक एक करके निकलना पड़ेगा। वो लगता था, हमें लगता था कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम थी। फिर जब 16-17 साल की उम्र में पहुँचे तो फिर लगा कि कोई चेहरा पसंद आया जब अपनी कॉलोनी में, तो फिर ये लगता था कि प्रेम गली अति सांगड़ी या में दो ना समाये, कि शाम को जो दोस्तों के साथ खेलने का टाइम है वो अब शायद खेलना नहीं है, वो उस लड़की के घर के सामने से निकलना है जिसे मैं पसंद करता हूँ, और अकेले ही निकलना है, दूसरे के साथ जाओगे शायद उससे ना पट जाए। तो उसका मतलब बदला। फिर जब PO प्रोग्राम में एक चेहरा पसंद आया तो फिर लगा प्रेम गली अति सांगड़ी या में दो ना समाये। तो हमें लगा कि अब जीवन में वो पड़ाव आ चुका है कि जहाँ पर अब 2 नामों को एक होना होगा, 2 लोगों को एक होना होगा। तो हमने शादी करने का फैसला किया, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारी फैमिलीज ने भी अग्री किया कि हाँ,
चलो दोनों यंग हैं। मेरी बहनों की तब तक सबकी शादी नहीं हुई थी, बट स्टिल माई मदर अग्रीड कि उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम दोनों वर्किंग हो, तुम दोनों अपना खर्चा उठा सकते हो। और हमने बोला हम बहुत ही सिंपल मैरिज करना चाहते हैं, और तब हमने शादी करने का डिसीजन लिया और फैमिलीज ने अग्री किया। उसी शादी के तैयारी के लिए 10 दिन पहले शादी की वो आई, अपने होम टाउन, उसका भी होम टाउन लखनऊ था, वो लखनऊ आई, और शादी के 10 दिन पहले उसका एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई एंड शी डाइड इन दैट। तो वो जो एक इंसिडेंट था, आई वॉज टोटली डिवेस्टेटेड। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, बिकॉज बचपन से मैं स्ट्रगल देख रहा था। अब जब लाइफ में पहली बार कुछ अच्छा हो रहा था, मुझे लग रहा था कि लाइफ में स्टेबिलिटी है, मैं खुश रहूँगा, एक फैमिली होगी, वो सब टूट गया, वो सपना टूट गया। मैं इतना टूट चुका था, और मुझे लगता है कि इंसान जो होता है वो एक परमाणु की तरह होता है, एक एटम की तरह होता है। एंड व्हेन एन एटम ब्रेक्स देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी। तो परमाणु जब टूटा तो उसमें से जब ऊर्जा निकली, इतनी ऊर्जा होती, इतनी एनर्जी होती है कि आप उस ऊर्जा से चाहे तो एटम बॉम्ब बना सकते हो, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हो, दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हो, या आप उस ऊर्जा से बिजली बना सकते हो, अपने जीवन में प्रकाश ला सकते हो, दूसरों की ज़िंदगी में प्रकाश ला सकते हो। जब मेरे जीवन में ऐसा टूटन का वो क्षण आया, तो मेरे पास भी 2 ऑप्शन थे। या तो मैं एक एस्केप रूट तलाश लूँ, दारू, शराब, ड्रग्स, बहुत सारे ऑप्शन थे। इनफैक्ट मैं झूठ नहीं बोलूँगा तो शायद सुसाइड का भी एक ख्याल मेरे मन में आया था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसके साथ कोप अप कैसे करूँ। बट मेरी लाइफ में जब वो टूटन का क्षण आया, तो मैंने अपनी कलम को अपनी ताकत बनाई। और मुझे याद है कि मैं दिन दिन भर रोता रहता था। मैं बैंक से रिज़ाइन कर चुका था, क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी उस बैंक ब्रांच में दोबारा जाने की, जहाँ उसके साथ मैंने मेमोरीज क्रिएट करी थी। और फिर मैंने एक दिन अपनी एक डायरी उठाई, और उस डायरी में जो पहले जो 3-4 लफ्ज़ लिखे, वो मेरी किताब का टाइटल बना, जो मेरी पहली किताब थी, डियर आई हेट यू। लेकिन ज़िंदगी में तो भगवान का ही रोल होता है, वो हमारी ज़िंदगी में डिसाइड करता है कौन कितने जन्म, कितना जिसका जन्म रहेगा, कौन कब मरेगा, कौन कितना जिएगा। लेकिन किताब का भगवान तो मैं था। तो मैंने बोला कि ज़िंदगी में एक ऐसा हिस्सा मैं ज़रूर रखूँगा जहाँ पे वो आज भी ज़िंदा है। तो मैंने अपनी किताब में उसे आज भी ज़िंदा रखा है, और उसमें अपने आप को मार दिया। ये भगवान से एक रिवेंज लेने का मेरा तरीका नहीं था, बट मेरा एक ये था कि मैं चाहता था कि मैं उसको कहीं ना कहीं जब भी मिलना चाहूँ उससे, मैं किताबों के पन्नों को पलट के उससे मिल सकूँ। तो एक बहुत पुरानी शायरी है जो मुझे बहुत पसंद है, जो यहाँ पे बहुत एप्ट बैठती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि तेरे जाने का असर हुआ कुछ इस कदर मुझ पे, कि तुझे खोकर मैंने खुद को पा लिया। तो ये जो कहानी थी, जब मैंने वो लिखी, तो उसके प्रोसेस ऑफ राइटिंग द बुक हील्ड मी। उसने मुझे बहुत हील किया। फिर मुझे मेरी पहली फिल्म में अपॉर्चुनिटी मिली एज अ स्क्रीन राइटर। आई बिकेम एन असिस्टेंट स्क्रीन राइटर। राउडी राठौर, जो प्रभुदेवा, अक्षय कुमार की फिल्म थी, उसमें मुझे मौका मिला लिखने का। फिर मैंने कुछ टीवी शोज़ लिखे ऑन डिफरेंट कैपेसिटीज़। और वो जो प्रोसेस था ऑफ राइटिंग, उसने मुझे हील कर दिया। और आज भगवान की कृपा से मैं 16 किताब लिख चुका हूँ। 17th बुक इज़ गेटिंग रिलीज्ड, और मैं तब से लिख रहा हूँ जब चैट जीपीटी नहीं हुआ करता था। तो राइटिंग वॉज वेरी डिफ़िकल्ट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट मुझे लगता है कि उस प्रोसेस ने मुझे बहुत हील किया। उसने मुझे बहुत हील किया, और बहुत मैच्योर बनाया इन दैट एंटायर प्रोसेस, एंड आई एम स्टिल ग्रेटफुल टू हर। और मुझे लगता है कि मेरी सक्सेस में एक बहुत बड़ा तो डॉक्टर योगदान साहब, उसका है। आपके इस एक्सपीरियंस से एक जो दिल टूटा आशिक है, मतलब आपके साथ तो एक्सट्रीम केस हुआ, बट बहुत सारे लोगों का दिल टूटता है ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजंस, एंड उसके बाद वो लोग ड्रग्स एंड अपने आप को नुकसान पहुंचाना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या सजेस्ट करोगे? मैं हमेशा यही बोलना चाहता हूँ कि हमेशा याद रखो, अगर ज़िंदगी में कोई भी ऐसा मौका आ रहा है, जब मेरे साथ ये हादसा हुआ था तो मैं हमेशा पूछता था भगवान से, वाई मी, वाई मी, वाई मी। आप हमेशा याद रखो, भगवान आपको प्रॉब्लम्स उतनी ही देगा जितनी आप में क्षमता होगी उस प्रॉब्लम को झेलने की, वरना वो आपको वो प्रॉब्लम देगा ही नहीं। और ये हमेशा याद रखिए
कि आपके परिवार में भी आपके माता पिता, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको वही जिम्मेदारी देते हैं जिनका उन्हें यकीन होता है कि आप उसको निभा पाएंगे। तो जब भी आपके ज़िंदगी में, किसी की भी ज़िंदगी में कोई भी टूटन का क्षण आए, तो हमेशा याद रखो कि वो एक ऊर्जा का एक ऐसा ज़रिया है जिसमें आप महाकाव्य लिख सकते हो, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो। आज देहरादून जिस शहर में हम हैं, यहाँ पे आईएमए पढ़ता है, और उसकी मैं एक स्टोरी बताता हूँ। इन द अर्ली 60s एक लड़का रामेश्वरम से अपनी बहन के जेवर गिरवी रख के एक ट्रेन लेकर आता है। उसके पास वापस जाने के पैसे नहीं थे। आईएमए में एसएसबी के लिए बैठता है और उसका सिलेक्शन नहीं होता है। वो शाम को पहाड़ियों पे जाता है और सुसाइड करने का सोच रहा होता है कि मैं सुसाइड करूँगा। तभी स्वामी शिवानंद जी, जो जिनका आश्रम भी है यहाँ पे, वो उन्हें देख लेते हैं और वो बोलते हैं, बेटा क्या हो गया? तो वो रो रहे होते हैं। वो बोलते हैं, बाबा मैं मीलों का सफ़र करके आया, मेरी बहन ने अपने जेवर गिरवी रखे, मुझे यहाँ भेजा, और जिस काम के लिए मैं आया, मैं चाहता था मैं डिफेंस में सिलेक्ट हूँ, मेरा उसमें नहीं हुआ। तो स्वामी शिवानंद जी ने उसको एक सिंपल बात कही। ये बोला कि बेटा, हो सकता है कि तुझे इससे भी किसी बड़े काम के लिए भगवान ने जिंदा रखा हो। और फिर आगे जा कर के वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बनता है और भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम कहलाते हैं। तो ये जर्नी है कि अगर वो एक आर्मी में एक सिपाही बन जाते तो शायद उन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने का मौका नहीं मिलता। तो भगवान आपको उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम देता है जितना बड़ा वो आपसे अचीव कराना चाहता है। जब आपके पास बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो इंसान को हमेशा ये सोचना चाहिए, ऊपर वाला जो है आपसे जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करवाना चाहता है, वो उसके लिए आपको तैयार कर रहा है। तो डॉक्टर साहब, आपकी और बुक्स की बात करते हैं। आपकी 2 बुक्स और थी, एजुकेशन 2050 एंड एडटेक 2050, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उन दोनों बुक्स को रिकॉग्नाइज किया। और एडटेक की अगर बात करें तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एजुकेशन भी आपने स्टार्ट करी। तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट द ऑफलाइन एजुकेशन, जहाँ पर बच्चा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके पढ़ने जा रहा है, क्लासेस अटेंड कर रहा है, एंड द ऑनलाइन एजुकेशन जो बच्चा घर बैठ के पढ़ रहा है? किसको ऑफलाइन एजुकेशन चूज करनी चाहिए और किसको ऑनलाइन एजुकेशन चूज करनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आई थिंक इसमें कुछ स्टिग्मास है जो आज शायद ब्रेक होंगे। मैं जब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एज अ डायरेक्टर मैंने ज्वाइन किया, स्पेशली स्कूल ऑफ डिस्टेंस एंड ऑनलाइन, वो कोविड का टाइम था। और कोविड एक ऐसा पैंडमिक था जिसने कि हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया ही बदल गया। इससे पहले जब कुरियर वाले आते थे तो वो बिना आपका फिजिकल सिग्नेचर लिए किसी चीज़ को नहीं करते थे, और उसके बाद तो कुरियर वाला आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहता था। यूज्ड टू कीप द स्टफ एंड गो अवे। वो चीज़ हुई और उसके साथ में एजुकेशन बहुत बहुत बड़े पैमाने पे इवॉल्व हो गई। और एक यूजीसी का एक सर्कुलर था सितंबर 2020 का, जिसमें कि ऑफलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन को जो उसका क्रेडिट स्ट्रक्चर था वो उससे पहले अलग हुआ करता था। इसका मतलब अगर आप एमबीए डिस्टेंस से कर रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको क्रेडिट्स कम मिलेंगे, और अगर आप रेगुलर मोड पे कर रहे हैं तो उसके क्रेडिट ज़्यादा होते थे। तो इसका मतलब एम्प्लॉयर्स भी उसको एक नज़र से देखते थे कि यार ऑनलाइन किया है, इसकी वैल्यू नहीं है, कम क्रेडिट्स वाला है। यूजीसी ने उन सबको बराबर बना दिया, क्योंकि पैंडेमिक में जो ऑफलाइन वाले भी स्टूडेंट्स थे वो भी ऑनलाइन कर रहे थे। और उस टाइम पर पे जो कॉन्सेप्ट था ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जिसके बारे में मैंने एजुकेशन 2050 में बात करी है, वो बात करता है एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और इक्वलिटी की। और ये तीनों चीज़ें तभी आ सकती हैं जब क्वालिटी एजुकेशन सबके पास में अवेलेबल हो। इसके पीछे की एक साइंस समझनी बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये एक आंकड़ा होता है जो ये बताता है कि कितने लोग एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। वो 18 से 24 साल की उम्र में लेस देन 30% है, 27-28% के अराउंड है। इसका असलियत में मतलब है कि हर 4 में से 1 भारतीय ही हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है। इसका अगर सही मायने में आपको बताऊं तो आपके परिवार में अगर 4 भाई बहन हैं आप, तो आपकी एक बहन को शायद सिर्फ 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ाया जाएगा, दूसरे को 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाया जाएगा,
तीसरे को फुल एजुकेशन मिलेगी और चौथे को आप मना कर देंगे बेटा हम तुम्हारी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर ये आपके परिवार में नहीं हो रहा है तो ये किसी ना किसी परिवार के साथ हो रहा है, और हो सकता है कुछ परिवारों में चारों बच्चों को एजुकेशन ना मिल रही हो। तो एजुकेशन आज के टाइम पर पे एक डीएनए की लॉटरी हो गई है। आप जिस परिवार में पैदा हो रहे हैं, जिस परिवार में बड़े हो रहे हैं, उस परिवार में आपको वो लॉटरी मिल रही है और उस परिवार में आप ग्रो कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ वैसी बन रही है। बट ट्रू डेमोक्रेटाइजेशन तभी होता है जब सबको उसी हिसाब की एजुकेशन मिले। ऑफलाइन यूनिवर्सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आपको इतने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए आपको उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा। बट यहाँ पर पे हम सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखना चाहिए हमें कि जब हम बात करते हैं ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ की, सो समबडी हु इज मे बी सिटिंग इन देहरादून टुडे and facilitating a session, the same session can be attended by a student sitting in Las Vegas or somebody who is in Nigeria as well. The only thing that they need is access to internet. ऑनलाइन एजुकेशन ने वही चीज़ जो जोग्राफिकल डिस्टेंस है, बैरियर है, उनको ख़त्म कर दिया है, और फ्यूचर यही है। देयर विल नॉट बी एनी ऑफलाइन क्लासेस इन द फ्यूचर। 2050 में ऑफलाइन यूनिवर्सिटीज रहेंगी ही नहीं। At your fingertips, on your wrist, you will have that education which will be available. There'll be avatars teaching you that point of time. There'll be capsules you can install and then you can get that access of education. तो फ्यूचर यही है। और मैं ट्रस्ट मी, जो कॉस्ट है, अब यूनिवर्सिटी को अगर मे बी आपको किसी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर को अगर लेकर आना हो और उससे कोई सेशन कराना हो, तो उसको लाने का, उसको लेकर जाने का खर्चा बहुत है। बट वही चीज़ अगर वो ऑनलाइन पढ़ा रहा है तो उसका खर्चा उनके लिए भी कम है और आपके लिए भी कम है, और सबको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। तो क्यों ना आप उस चीज़ को सबके पास अवेलेबल कराएं। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर मेरा फोकस है, और मैंने वो एरियाज बताए हैं जिन एरियाज के ऊपर अगर आप वर्क करोगे तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैन बी डिलीवर्ड थ्रू अ वेरी स्मॉल टाउन ऑफ इंडिया एज वेल। और हम तभी ट्रू डेमोक्रेटाइजेशन ला सकते हैं क्योंकि somebody who is in Mumbai, Delhi, the kind of faculty access that an individual has in those cities, you cannot have that kind of access in a small town of Raipur or Dehradun, or even for that matter in Chandigarh as well. नहीं मिल सकता आपको। The only way of doing it is through the online mode। और ऑनलाइन बहुत ही, इंडिया में तो मैं आपको बताऊं ऑनलाइन एजुकेशन चीपर है ऑफलाइन से, बट यूएस में ऑनलाइन एजुकेशन इज कॉस्टलियर देन ऑफलाइन एजुकेशन। तो आप सस्ते में शायद हार्वर्ड के कैंपस में जाके पढ़ लोगे, लेकिन वही चीज़ अगर आपको ऑनलाइन करती है, यू हैव टू पे मोर। तो अभी आपको पता नहीं है क्योंकि वो शिफ्ट नहीं आया है, बट ट्रू मीनिंग लाइज इन दिस। और इवन मेरी ऑर्गेनाइजेशन का एक सबसे बड़ा एक जो मिशन रहा है वो ये रहा है कि हम जिस भी यूनिवर्सिटी के साथ काम करते हैं, पार्टनर्स के साथ काम करते हैं, हमारा सबसे बड़ा मोटिव होता है वी वांट टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। तो हम उनको पहले क्लॉज में ही लिख देते हैं कि एवरी ईयर द प्रोग्राम दैट वी आर रनिंग विद यू, हम उसमें 10% कॉस्ट डिक्रीज करेंगे, रिड्यूस करेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन का इन्फ्लेशन मिनिमम 10% है। जो डिग्री आपके पेरेंट्स ने सेम डिग्री 15-20 साल पहले शायद 30,000 की करी होगी, आज के टाइम पर वही डिग्री आपको 6 लाख की या 7 लाख की मिल रही है, एंड इट इज कंटिन्यू टू गो अप, बट विद अस वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। तो डॉक्टर साहब, आपने बोला ऑनलाइन एजुकेशन, मैं बाकी कंट्रीज़ का तो नहीं पता, लेकिन हिंदुस्तान के बारे में ज़रूर जानता हूँ कि यहाँ 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक स्टूडेंट वो है जो खुद से पढ़ना चाहता है, मोटिवेटेड है, उसको खुद कुछ करना है, तो वो तो चाहे ऑफलाइन यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े या फिर ऑनलाइन घर पे पढ़े, उसके लिए लर्निंग आउटकम दोनों सेम आएंगे। बट वही जो दूसरे टाइप का बच्चा है, जो खुद तो पढ़ना नहीं चाहता, पेरेंट्स ज़बरदस्ती भेजते हैं कि जा बेटा पढ़ ले, तो वो बच्चा जो कि जब क्लास टीचर सामने है, टीचर पढ़ा रही है, तब तो पढ़ता नहीं है, तो वो घर पे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने कहाँ से पढ़ेगा। वैसे ही जब वो ऑनलाइन पढ़ता है तो उसके पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, कभी फ़ोन पे उसका ध्यान चला जाएगा, कभी घर पे कोई बातें कर रहा है तो वहाँ देख लेगा, उधर ध्यान चला जाएगा, डिस्ट्रैक्शन बहुत सारा है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है, क्या कोई ऐसी चीज़ है जिससे ऐसे स्टूडेंट्स का भी लर्निंग आउटकम अच्छा हो सके? क्या टेक्नोलॉजी या ऑनलाइन एजुकेशन किसी तरीके से उनके लिए एक ब्लेसिंग साबित हो सकती है?
आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसके बारे में एडटेक 2050 जो मैंने किताब लिखी है, मैंने उसके बारे में बात भी करी है। देर आर डिफरेंट एरियाज। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोलते हैं लर्निंग टेलीमेट्री। लर्निंग टेलीमेट्री में 3-4 एरियाज होते हैं जिनको आप कैलकुलेट करते हैं। एक होता है क्यूरियोसिटी स्कोर, somebody who buys a book but doesn't read it, somebody who enrolls for a course but doesn't complete it। वो लोग बहुत मिलेंगे आपको कि एनरोल कर लिया, अरे वाह सबने किया, पैसे दे दो, एनरोल कर लो, विल डू दैट। एक होता है एंगेजमेंट स्कोर, आपने किया और आप कंसिस्टेंटली उसे कर रहे हैं आज के टाइम पर। और एक है आपका क्लास पार्टिसिपेशन स्कोर। ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है लर्निंग टेलीमेट्री में। अब लर्निंग टेलीमेट्री में एक ऐसा भी एस्पेक्ट है जिसमें टीचर को एंगेजमेंट लेवल दिख जाता है स्टूडेंट का। अब अगर मैं एक स्लाउच बॉडी पोस्चर के साथ में ऐसे बैठा हुआ हूं तो आपको खुद पता लग जाएगा कि इवन इफ आई एम इंटरव्यूइंग यू, द पर्सन इज लीस्ट इंटरेस्टेड। ऑन द बेसिस ऑफ योर माई फिजिकल जेस्चर्स यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, बॉडी लैंग्वेजेस के थ्रू, वो आपके जेस्चर्स है जिनके थ्रू आप बता सकते हो। द सेम थिंग इज अवेलेबल विद द कंप्यूटर सिस्टम नाउ। वी आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी इन विच द वे यू स्पीक, द वे यू सिट, the way your eyes roll, everything is being captured on your camera, and it is telling the teacher what is the level of engagement of the student। तो टीचर के साथ में एक ग्रीन कलर का बार होता है जिसमें ग्रीन से रेड जाता है। वो जैसे ही रेड आएगा उसका मतलब नो बडी इज एंगेज्ड, जैसे ही ग्रीन जाएगा, ग्रीन मिनिमम 60% में होता है, इसका मतलब द एंगेजमेंट लेवल इज हाई। So on the basis of your body language, if he is distracted and doing something else also, you will come to know। तो वहां से आपका वो एंगेजमेंट लेवल जनरेट होता है। एंड आई थिंक दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, इट विल, क्योंकि आपको अगर लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है तो टेक्नोलॉजी इज ट्राइंग टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, ठीक है। एंड फॉरगेट अबाउट दैट, आने वाले टाइम पर पे तो यू विल बी, आई थिंक एक बहुत बड़े फाउंडर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बट वो यहाँ पे एक चिप लगा करके आते हैं। दैट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। You will actually know the student what is their level of participation, whether he is engaged, not engaged। और उसने किसी कुत्ते को चिप लगा दी तो वो भी पता लग जाएगा, ठीक है। तो you will get to know everything। So this is the future, this is how the actual intervention of technology is happening। मैं आपको यही चीज बता रहा हूं। तो देखिए, दो तरह की चीजें हैं। बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं, अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस ऑल्सो, ये भी आपको समझना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स होते हैं। कोई काइनेस्थेटिक होता है जिसको बॉडी मूवमेंट के हिसाब से समझ में होता है, कोई ऑडिटरी होता है, कोई जो है वो लिख करके प्रैक्टिस करके समझने वाला होता है। तो ये आपको समझना है कि किस तरह का लर्नर कौन सी चीज में ज्यादा एंगेज होता है। किसी के बगल में यूनिवर्सिटी है, ही कैन इजीली गो एंड स्टडी इन द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी सिस्टम इज द बेस्ट वन, आप वहां पे जाके पढ़िए। कोई नहीं चाहता, द पर्सन वांट्स टू बी ऑन हिज मूव, वो जाना भी चाहता है, वो दूसरी जगह पे ट्रैवल भी करना चाहता है, ही इज डूइंग इंटर्नशिप ऑल्सो, गो फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आपके लिए क्या फीजिबल ऑप्शन है। बट इफ यू आस्क मी, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, देयर इज अ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड मेडवर्सिटी, उसमें डॉक्टर्स के लिए ई लर्निंग मॉड्यूल्स बने हैं, वो ऑपरेशन सिखा रहे हैं ऑनलाइन करना। फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स, आप ऑपरेशन सीख रहे हैं ऑनलाइन, रोबोटिक्स के थ्रू सर्जरीज हो रही हैं आज के टाइम पे। व्हेन डॉक्टर्स कैन डू इट, एनीथिंग कैन बी डन। बट हाँ, हमारा जो यूजीसी का सिस्टम है वो इंजीनियरिंग, वो मेडिकल, वो लॉ को आज भी ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू नहीं करता है। वो जो बाकी के ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं जिनको आप कर सकते हो उनके लिए करता है। बट देन देयर आर ई लर्निंग मॉड्यूल्स व्हिच आर अवेलेबल। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑफ हाउ मच एक्सेस यू वांट टू हैव ऑफ इट। आपको किस तरह की, वो आपके लिए कितना फीजिबल है, सूटेबल है, आप उस हिसाब से करिए। बट आई थिंक फ्यूचर इज गोइंग टू बी ऑनलाइन एजुकेशन, और ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू आप करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर लगेगी, क्योंकि फ्यूचर में आप अडेप्ट कर पाएंगे उस टेक्नोलॉजी के साथ। तो डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने जैसे बताया वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, यहाँ लगा ली। इवन हमारे फ़ोन की डेट में भी, आज की डेट में सारी टेक्नोलॉजी सब अवेलेबल है, सारा डेटा अवेलेबल है, सब चीज़ें अवेलेबल है। जो आप ढूंढना चाहें वो गूगल जेमिनाई पे, चैट जीपीटी पे, क्लॉड पे जाके सर्च कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो जैसे स्कूल में बच्चा है, लेट अस से मेरा बेटा है 7th क्लास में, वो सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, हिस्ट्री पढ़ रहा है, सिविक्स पढ़ रहा है, ज्योग्राफी पढ़ रहा है, या हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को हम कोडिंग सिखाते हैं। आज की डेट में ये सारा का सारा सब्जेक्टिव नॉलेज, इवन कोडिंग भी, क्लॉड कोड अवेलेबल है, वो आपके लिए कोड कर देगा। आपको हिस्ट्री के बारे में कोई जानकारी चाहिए, किसी भी XYZ सब्जेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल।
तो इन द कमिंग फ्यूचर ये सब्जेक्टिव नॉलेज का कितना रेलेवेंस रह जाएगा इंडस्ट्री के अंदर या किसी एक स्टूडेंट की लाइफ के अंदर? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, और ये क्वेश्चन तब भी उठा था, आई वॉज रीडिंग अ बुक, जब कैलकुलेटर्स आए थे। लोगों ने बोला यार कैलकुलेटर्स आ गए हैं, मतलब अब तो अब कोई भी मैथ्स पढ़ेगा ही नहीं, 1+1 भी करना है कैलकुलेटर से करेगा, क्यों पढ़ेगा? इवन कैलकुलेटर को यूज करने के लिए भी आपको बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए। तो वो बेसिक नॉलेज तो हमेशा रेलेवेंट रहेगी, जो आपको सीखनी ही है। उसके बिना तो आप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट नॉलेज इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अब आप उसके ऊपर कितना बिल्ड करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड आई कंप्लीटली अग्री विद यू, व्हेन मेजॉरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑनलाइन, व्हाई डू यू नीड इट? यू नीड इट बिकॉज यू नीड टू बिल्ड कैरेक्टर ऑल्सो। आपका कैरेक्टर तब तक नहीं बिल्ड होगा जब तक आप इंडिया की हिस्ट्री नहीं समझोगे, व्हाट स्ट्रगल पीपल हैव डन। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू जसमीत, मैं लखनऊ शहर में पला बड़ा, मैं कभी पंजाब नहीं आया था। 2020 में जब मैं पंजाब आया, मेरे को जब पंजाब की रिच कल्चरल हिस्ट्री के बारे में पता लगा, आई वॉज टोटली ब्लोन अवे। मैंने बोला यार, somebody लाइक बंदा बहादुर सिंह, इतने बड़े बड़े वॉरियर्स जिनका शायद यूपी के उस शहर में हमें नाम तक नहीं पता। मैं उन शहरों में रहा, मुझे कुछ नहीं पता उनके बारे में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के किसी बंदे को या एडमिनिस्ट्रेटिव वाले एजुकेशन के डिपार्टमेंट में बंदे को लगा कि यूपी वाले को पंजाब की हिस्ट्री पढ़ाना रेलेवेंट नहीं है, तो उसने बदल दिया। अब ये रेलेवेंस आपको देखना होगा कि आप कितनी चीजों में रेलेवेंस चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। बट अगर मुझे वो पता होता उस टाइम पर पे, तो शायद मेरा जो आउटलुक था पंजाब के लिए व्हेन आई वाज इन यूपी, वो शायद बदलता। और यही चीज अगर हम साउथ में चला जाएंगे, तो आज आप नॉर्थ इंडियंस को पूछो छोला डायनेस्टी के बारे में, दे विल नॉट बी एबल टू टेल यू, बट दे हैड सच अ ब्यूटीफुल मतलब डायनेस्टी। उसके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो यू विल बी स्पेल बाउंड। वो चीजें हमें पता ही नहीं है। अब ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो डिफरेंट डोमेन्स हो, वो जरूरी है टू बिल्ड दैट कैरेक्टर। और एआई विल नेवर बी एबल टू रिप्लेस द कैरेक्टर दैट यू आर बिल्डिंग। ये हमें समझना पड़ेगा। नाइस, वेरी नाइस एंड ग्रेट। आज आपसे बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को भी मिली एंड बहुत मोटिवेशन भी मिला आपसे बात करके, एंड सोचने का नज़रिया भी बदला थोड़ा सा आपसे बात करने के बाद। डॉक्टर साहब, जाने से पहले हमारे ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तो मेरा एक ही सबसे बड़ा एक मैसेज रहेगा एवरीवन, कि जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा पढ़िए। मैंने जब शुरू किया था 2011 में, तब उस टाइम पर पे राइटर्स कम होते थे, रीडर्स ज़्यादा होते थे। आज चैट जीपीटी आ गया है, तो राइटर्स ज़्यादा हैं और रीडर्स कम है। एंड आई थिंक अनलर्निंग का जो प्रोसेस है, उसमें सबसे ज़्यादा जो बेस्ट उपाय है, वो अनलर्न करने का है रीडिंग। द मोर यू विल रीड, द मोर यू विल अंडरस्टैंड। इंडियन ऑथर्स को पढ़िए, फॉरेन ऑथर्स को पढ़िए, इंटरनेशनल ऑथर्स को पढ़िए। आप जितना इन्हें पढ़ेंगे, आप उतना समझने के लिए सक्षम होंगे। और आई थिंक जितना ज़्यादा आप पढ़ के चीज़ों को समझ पाएंगे, उस तरह का आप एक सोसाइटी और समाज बनाएंगे। यही मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग सनबर्ड टॉक्स। और आज हमारे साथ थे डॉक्टर नित्य प्रकाश। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छी लगी या इवन बुरी लगी, डोंट हेजिटेट टू कमेंट, प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।